हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और फ्रेंड्स, थोड़ा बैकग्राउंड आज आपको चेंज लग रहा होगा। तो एक्चुअली मैं घर के पास एक पार्क में आया हुआ हूँ, तो वहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और अगर आपको कोई भी लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है इन दी केस कि भाई कहाँ है ये लेक्चर, तो इंडियन इकोनॉमिक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इंडियन इकोनॉमिक फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो उसमें आप क्या कहते हैं, सर्च करके मतलब उसमें आप देख लीजिएगा, लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर पढ़ें। और ये मैं वीके ओरी की बुक से हेल्प लेता हूँ। वीके ओरी की बुक से, इंडियन इकोनॉमी जो क्लास 12th में चलती है सीबीएसई बोर्ड में, उससे मैं हेल्प लेता हूँ। ये आपकी वही बुक है, तो आप बुक सामने रखिए और लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब होता है, ब्लीक मतलब होता है बेरंग। ब्लीक मतलब क्या होता है, बेरंग। ठीक है, तो ब्रिटिश राज के टाइम जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसकी बेरंग ग्रोथ हो रही थी, बिल्कुल बेकार सी ग्रोथ हो रही थी। कोई भी ऐसा ग्रोथ का दिख नहीं रहा था, बिल्कुल बेरंग टाइप की ग्रोथ हो रही थी। तो अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री सॉ ओनली अ ब्लीक ग्रोथ। इट वाज ओनली इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दैट द मॉडर्न इंडस्ट्री शोड इट्स इमर्जेंस। अब देखिए, ब्रिटिश राज के टाइम जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा बेरंग हो रही थी। और दूसरी बात, इसमें थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, इमरजेंस इसने दिखाया। कब दिखाया इमरजेंस? जब क्या कहते हैं कि 19th सेंचुरी के हाफ में थोड़ा बहुत मॉडर्न इंडस्ट्रीज का इमरजेंस दिखा। मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या होती हैं आपको पता चलना होना चाहिए। मॉडर्न इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आपका बहुत ही हैवी, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, जो हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सब मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर काउंट करी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है कि 3 ऑब्जर्वेशन हमें देखने चाहिए। सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो कुछ इंडस्ट्रीज थी उनको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने एस्टेब्लिश करा था, जिसमें से आयरन एंड स्टील था एक, और जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में फाउंड करी गई थी, ये आपको याद रखना है। शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज थी। फिर उसके बाद ये सब इंडस्ट्रीज क्यों बनी थी? ये सब इंडस्ट्रीज इसलिए बनी थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी हुई थी, पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल गुड्स की स्कैरसिटी हुई थी, उसकी वजह से हमारा ये इंडस्ट्रीज बनी थी। ठीक है, कौन सी? आयरन, स्टील और शुगर और सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये सब हमारी क्या थी, तभी बनी थी। अब बात आपको ये याद रखनी है, सेकंड पॉइंट, द स्टेट पार्टिसिपेशन। स्टेट पार्टिसिपेशन मतलब होता है गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन। गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी उसमें बहुत ही लिमिटेड था। स्टेट पार्टिसिपेशन यहाँ बात कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट वॉज कन्फाइंड, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेनली ध्यान किसमें दे रही थी? रेलवे सेक्टर को एक्सपेंड करने में और कम्युनिकेशन सेक्टर को एक्सपेंड करने में। क्योंकि रेलवे और कम्युनिकेशन से उनको क्या मिलने वाला था? फायदा, बेनिफिट मिलने वाला था। क्योंकि रेलवे से अपना गुड्स इधर से उधर पहुंचाएंगे, पूरे इंडिया भर में अपना माल पहुंचाएंगे, और कम्युनिकेशन से जो भी उनको कोई बात करनी होगी वो अपना करेंगे। तो मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम रेलवे और कम्युनिकेशन सेक्टर को वो लोग क्या कर रहे थे? एक्सपेंड कर रहे थे, अच्छा खासा उसमें ग्रोथ कर रहे थे, विच हेल्प एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इससे रेलवे के एक्सपेंशन से क्या हुआ? इंडियन मार्केट में, इंडिया की मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हर कॉर्नर, हर इंडिया के कॉर्नर में पहुंचने लगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? देयर वाज नो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स मतलब होता है कि वो गुड्स जो काफी कॉस्टली हैं और जो काफी समय तक हम लोग यूज करते हैं। तो उस समय कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नाम की भी नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स लाइक मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्लांट्स विच आर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एक बात बताइए, अगर मशीन बनेगी तो इंडस्ट्रीज में वो हेल्प करेगी कि नहीं? इंडस्ट्रीज जब बनती है तो मशीन उसमें हेल्प करती है। तो जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती है वो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होती है? हेल्प करती है। अगर हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो क्या होगा? वो लूप साइडेड होगा। लूप साइडेड मतलब दोनों साइड से खोखला होगा। ठीक है ना? तो इस वजह से तो ब्रीफली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा इंडिपेंडेंस के पहले वो बैकवर्ड था और उसमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिल रही थी। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मैंने आपको बताया था कैसे डिस्ट्रॉय करा था। यहां से रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे और यहां से फिनिश प्रोडक्ट बना के ब्रिटेन का फिनिश प्रोडक्ट बना के यहां सेल कर देते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। यहां से अगर कोई फिनिश गुड्स जाता था, एक्सपोर्ट होता था, तो उसमें बहुत ही ज्यादा हाई टैक्स लगाते थे। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे कि यहां से कोई माल बन के गया, उसमें हाई टैक्स लगाया, बाहर
से कोई माल बन के आया यहाँ तो उसमें फ्री टैक्स कर दिया उसे, बिल्कुल। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था वो क्या हो गया था, एकदम से बर्बाद हो गया था। मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं, कैपिटल मशीनें वगैरह बनाती हैं, उसमें ब्लीक एक्सपेंशन हो रहा था, मतलब बेरंग एक्सपेंशन हो रहा था। इट वाज बाय एंड लार्ज, और मेनली मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम पे किसका एक्सपेंशन हो रहा था, रेलवे का। रेलवे का एक्सपेंशन क्यों हो रहा था आपको पता है, क्योंकि उनको पूरी मार्केट को क्या करना था, पकड़ना था, इंडिया की मार्केट को पूरा पकड़ के अपना प्रोडक्ट हर कोने में पहुंचाना था, ठीक है। इट हेल्प एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, समझे। अब देखिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नाम की कोई भी नहीं थी, विच ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्ट कर रही थी, कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और ट्रेडिशनल जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, वो पिछड़ती जा रही थी, डिकेइंग हो रही थी। कैसे? क्योंकि ब्रिटिश गुड्स थे उनको उससे कंपटीशन मिल रहा था। जो ब्रिटिश गुड्स होते थे वो मशीन मेड होते थे, और जो हमारे यहाँ के होते थे वो हैंड मेड होते थे। तो हैंड मेड कॉस्टली होता है, मशीन मेड हमारा चीप होता है, तो उससे कंपटीशन मिल रहा था। और दूसरी बात, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी हमारा जो गुड्स था वो महंगा हो रहा था, और जो उनका गुड्स था वो सस्ता हो रहा था। तो इस वजह से ट्रेडिशनल जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था, वो हमारा बिल्कुल तबाह हो गया था। और मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी अपने शुरुआती स्टेजेस में थी, इन्फेंट स्टेज, मतलब होता है शुरुआत, एक जो अपने इनिशियल स्टेज में थी। दिस अगेन पॉइंटेड, ये हमारा सब क्या बता रहा है, ये हमारा बैकवर्डनेस बता रहा है इंडियन इकोनॉमी की, और डायनेमिक चेंज का कोई भी एविडेंस नहीं था। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी में कुछ चेंजमेंट आए, ऐसा कोई एविडेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक ये ब्लू बॉक्स दिया है, सीबीएसई इसमें थोड़ा ध्यान देता है, तो हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। हाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ, लिखा है टू एक्सप्लॉइट इंडिया वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट जस्ट लाइक कॉटन एंड वी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेनली क्या हो रहा था, मेनली ये हो रहा था कि यहाँ से हमारा कॉटन एंड जूट ले जाके वो जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स और वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। अब एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ से कॉटन और जूट ये लोग ले जाते थे, और कॉटन और जूट जो ले जाते थे ये लोग क्या करते थे, वहाँ जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज कहाँ, ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बन रही हैं, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा। हाँ, तो यहाँ से लोग क्या करते थे, जूट वगैरह ले जाते थे, और जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज थी वो हमारे यहाँ को जूट को एज अ इनपुट यूज करते थे, और दूसरी बात क्या करते थे, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी उसी टाइम हो रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब होता है कि वहां इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो रही थी। तो जब वहां की इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा सेटअप हो रही थी, तो वहां की इंडस्ट्रीज को चाहिए था रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल चाहिए था, वो कहां से ले रहे थे, इंडिया से ले रहे थे। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमारी इंडिया क्या है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलप हो रही है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा रिच होती है, मतलब उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो इसी बात का फायदा उठाती हैं, वो ऐसी कंट्रीज से तुरंत चीपर प्राइस में क्या करती हैं, वो चीपर प्राइस में हम लोगों से नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों को ले लेते हैं, और क्या कहते हैं, अपनी जो इंडस्ट्रीज को एक तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो वही उस टाइम भी हो रहा था कि यहाँ से हमारा जूट वगैरह रॉ मटेरियल जा रहा था, और किसकी नीड को फुलफिल करने के लिए, जो ब्रिटेन की हमारी इंडस्ट्रीज थी उनको हेल्प करने के लिए यहाँ से माल पूरा जा रहा था। और सेकंड पॉइंट क्या हो रहा था, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटेन। और यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ एक ब्रिटेन की मार्केट बनाते जा रहे थे, यहाँ की गुड्स को तबाह करते जा रहे थे, यहाँ गुड्स की मार्केट तबाह करते जा रहे थे, और ब्रिटेन की एक मार्केट पूरी बनाते जा रहे थे। इससे हमें दो मोटिव समझ में आते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का पूरी तरीके से तबाह हो जाना, और इंप्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ब्रिटेन। और इंप्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन मतलब होता है कि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बन रही थी उनके लिए रॉ मटेरियल यहीं से जा रहा था, यहीं से ही पहुंचा रहे थे रॉ मटेरियल, और फिर वहां की जो इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग, ये वही पेज है। हाँ, अब हम लोग आएंगे फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल हमारा क्या था, हाँ चलिए देखिए, इंडिया एक्वायर्ड एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडिया की फॉरेन ट्रेड में बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ का जो एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा होता था, इंपोर्ट हमारा कम होता था ड्यूरिंग
ब्रिटिश राज से पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता था और इंपोर्ट कम होता था। बट सिंस एशियन टाइम्स द रोमन कॉल, उस समय जो कुछ रोमन्स आए थे उन्होंने बोला था द सिंक ऑफ द वर्ल्ड बुलियन, जो इंडिया है वो सिंक है एक वर्ल्ड बुलियन की, मतलब गोल्ड का एक गड्ढा है हमारा इंडिया। जो रोमन्स उस टाइम आए थे उन्होंने बोला था गोल्ड का एक गड्ढा है हमारा इंडिया, ये जो इंडिया है ये गोल्ड का गड्ढा है। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आए तो उन्होंने ये सब काम खत्म कर दिया, उन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, हम लोग फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे। और जो ब्रिटिश आए थे तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करवाने लगे थे। हम लोग फाइन कॉटन का एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क एंड प्रीशियस स्टोन्स का हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू, हम लोग, और जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने हम लोग पहले क्या करते थे, एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब हम ब्रिटिशर्स ने हमें किसमें कन्वर्ट कर दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल में और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक समझ रहे हैं ना, मतलब उल्टा ही कर दिया था। हम लोग पहले फिनिश गुड्स बना के बेचते थे, अब हम लोग फिनिश गुड्स खरीद रहे थे, हम यहां से रॉ मटेरियल बेच रहे थे। ठीक है ना। तो ये सब कैसे हुआ था, ये सब हुआ था डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। डिस्क्रिमिनेशन जो टैरिफ पॉलिसीज में आपको 10 बार बता चुका हूं, टैरिफ मतलब होता है टैक्स, उन सब की वजह से ये हो रहा था। ठीक है, अब देखिए ये एक लिखा है स्विस कैनाल एंड एक्सेस टू इंडियन मार्केट। देखिए 1869 में स्विस कैनाल खुला था, स्विस कैनाल। इसमें क्या होता था कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गई थी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गई थी। और यहां क्या होता था, ब्रिटेन से इंडिया तक माल आता था, एक स्विस कैनाल बन गया था। और ये देखिए बिकॉज द कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट, एक कैनाल क्या था, डायरेक्ट रूट था फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन अवॉइडिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पहले का जो रास्ता था वो बहुत ही लंबा था, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाती थी। बट जब स्विस कैनाल बन गया तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लग गई और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी अवॉइड करके आने लगा। और सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्टेशन क्या कहते हैं, रिडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लग गई क्योंकि स्विस कैनाल बन गया था। इसकी वजह से मोनोपोली कंट्रोल हो गया इंडिया फॉरेन ट्रेड, जो मतलब मेनली अब ज्यादातर हमारा जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट था वो ब्रिटेन से ही होने लगा था। मोनोपोली मतलब एक ही से ही हमारा, सिंगल एक ही आदमी से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं वो स्विस कैनाल कहां था, एक मिनट रुकिएगा। तो देख रहे हैं आप, ये है स्विस कैनाल, ये, और ये है हमारा प्यारा भारत देश इंडिया। ठीक है, तो यहां से माल आता था और पूरा यहां, तो यहां से लाने में इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लगती थी, कम लगती थी। ठीक है ना, तो इसके आने की वजह से पूरा कंट्रोल हो गया था। और पहले क्या था, पहले घूम के आता था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पूरा मैप नहीं आ पाएगा। आप ये समझिए स्विस कैनाल, और स्विस कैनाल है कहां, इजिप्ट में है। स्विस कैनाल कहां है, इजिप्ट में। ठीक है, तो यहां से माल आता था ये पूरा। मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूं जूम कर दूं आपको ताकि और अच्छे से दिख जाए स्विस कैनाल। ये है स्विस कैनाल, ठीक है, ये चीज। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मेनली आपको दिखाने का मतलब था स्विस कैनाल, मेनली स्विस कैनाल खुलने का हमारा एक प्रॉफिट ये हुआ था कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारी नहीं ब्रिटिश की, ब्रिटिश जो गुड्स थे, ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, तो उन्हीं को फायदा हुआ था मेन, हम लोगों को तो ऐसा कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो स्विस कैनाल तो आपने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर। पहला पॉइंट देखते हैं नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे किसके, प्राइमरी प्रोडक्ट के, और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। वही बात है, हम लोग रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट किसका कर रहे थे, फिनिश गुड्स, मतलब बने बनाए गुड्स का हम फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कर रहे थे। पहले हम बने बनाए गुड्स बेचते थे, अब हम बने बनाए गुड्स खरीद रहे हैं। बताइए कितनी बैकवर्डनेस हमारे अंदर आ गई है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी बिकेम नेट एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल। यहां से रॉ मटेरियल जाता था, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिको वगैरह ये सब जाता था। ऑन द अदर हैंड नेट इंपोर्टर, हम लोग फिनिश गुड्स बाहर से खरीदते थे जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में बनते थे। अवर इंपोर्ट इंक्लूड, हम लोग देखिए बात समझिएगा, हम लोग रॉ कॉटन मतलब रॉ सिल्क, हम जो सिल्क मतलब बिल्कुल ऐसा ही पेड़ से निकाल के बेच दिया वैसा हम लोग बेचते थे, और उससे बने बनाए कपड़े हम लोग ब्रिटेन से लेते थे। ये हालत कर दी थी। वही बात है, ये जापान हम ही से स्टील लेता है और हम ही को कार बना के बेच देता है। तो ये हम क्यों नहीं कार बना पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो वैसे इंडस्ट्रीज ही नहीं है, वैसी मशीन ही नहीं है जिनसे हम कार बना सकें। अगर हम बनाएंगे भी तो बहुत कॉस्टली बनाएंगे। ज्यादातर हम दवाओं के लिए
ये चाइना में क्यों डिपेंडेंट है, क्यों हमारे पास वो चीज ही नहीं है, वो हमारे पास चीपनेस नहीं है, चीपनेस भाई सस्ता आदमी, आज के टाइम हर आदमी को सस्ती चीज चाहिए और अच्छी चीज चाहिए, तो सस्ता हो और अच्छा हो तो ऐसा बहुत रेयर होता है ना, तो हर कंट्री के पास हर चीज नहीं होती, इस वजह से ये चीजें हो रही थी। तो लिखा है कि अदर हैंड, दूसरे हाथ में हम लोग कॉटन, सिल्क वगैरह, वूलन क्लोथ्स वगैरह सब कैपिटल गुड्स वगैरह इंग्लैंड से मंगवा रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। और कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डिफेक्ट, ये कंपोजिशन मतलब होता है एक्सपोर्ट, किस टाइप के हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे थे। अब एक बात बताइए आप, अगर आप रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश गुड्स बाहर से ले रहे हैं, तो ये आपकी बैकवर्डनेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, बैकवर्डनेस सिंपल सी बता रहा है, ठीक है ना। तो यही हो रहा था उस टाइम भी। तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मतलब होता है किस तरीके के गुड्स हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे, ये हमारी बैकवर्डनेस दिखाता है। अब देखिए मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इंडिया के फॉरेन ट्रेड में पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, ब्रिटेन का हो गया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री केम अंडर मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में दो बातें ध्यान रखिए, मोर देन 50% ऑफ द इंडिया फॉरेन ट्रेड, जो 50% से ज्यादा उस समय इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो हम ब्रिटेन से कर रहे थे। हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे उनको और मेनली, और वहां से इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स वगैरह। तो ब्रिटेन को एक ह्यूज मार्केट मिल गई थी, इंडिया एक ह्यूज मार्केट उनके लिए बन गई थी कि यहीं से रॉ मटेरियल लो, यहीं फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच दो, ठीक है ना। अब देखिए कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजल्टेड इन मोनोपोली, कॉलोनियल पॉलिसी, जो ब्रिटिश ने ये सब कॉलोनियल पॉलिसी बनाई थी, इसकी वजह से उनका पूरा मोनोपोली कंट्रोल हो गया था इंडिया फॉरेन ट्रेड में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पूरा क्या कहते हैं मेन इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता था, इंडिया और किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं करता था उस टाइम, एक्सपोर्ट नहीं करता था रॉ मटेरियल उस टाइम, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था तो वो एक्सपोर्ट करने ही नहीं देते थे। इंडिया एक्सपोर्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री व्हाइल इंडिया इंपोर्ट प्रोवाइड अ ह्यूज मार्केट, वही बातें हैं बार बार, और ये सब बैकवर्डनेस दिखाता था, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आइए, अब देखिए सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट कम था, बट ये एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था ये एक नाम का था। होता क्या है कि अगर हमारा इस टाइम हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब एक बात बताइए, उस टाइम जो एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था, मतलब सेल हम लोग ज्यादा कर रहे थे और परचेस कम कर रहे थे, तो सेल हम ज्यादा कर रहे थे, जो उससे पैसा आ रहा था वो किसके पास जा रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा था। तो उस टाइम जो एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था वो एक नाम का था, ठीक है ना, वो एक नाम का था। जो हमारा सरप्लस था, ट्रेड सरप्लस था, वो हमारा नाम का था। और आज के टाइम क्या, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो वो हमारी रियल सिचुएशन दिखाता है, क्योंकि आज के टाइम जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो हमारे पैसा जाता है या आता है, ठीक है ना। तो उस टाइम जो भी सरप्लस स्टेट था वो किसको बेनिफिट कर रहा था, ब्रिटिश को। सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आवर एक्सपोर्ट एक्सीड आवर इंपोर्ट, उस टाइम हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था इंपोर्ट कम था। इसका मतलब होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस में, बैलेंस ऑफ ट्रेड और अच्छे से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर में, ठीक है। द सरप्लस, जो ये सरप्लस हो रहा था मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था, इसका मेनली ये क्या कहते हैं, हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिखा रहा था। द सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी, और हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अगर हम एक्सपोर्ट करें इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड ही तो है, हम रॉ मटेरियल को अपने यूज ही नहीं कर पा रहे तो हम बैकवर्ड ही तो है। द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ट्रेड सरप्लस था मतलब जो पैसा आता था एक्सपोर्ट करके उसको हम अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नहीं खर्च कर रहे थे, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च कर रही थी। और या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम कई और कंट्रीज से लड़ती थी तो उसमें वॉर के टाइम जो खर्चा होता है उनका उसमें खर्च करती थी। जो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करके उसको इनकम आती थी वो इंडिया के फायदे के लिए नहीं खर्च करती थी, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लीड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा करती थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो वॉर एक्सपेंसेस में, इससे क्या हो रहा था, इंडिया का जो वेल्थ था उसका ड्रेन हो रहा था, खूब कायदे से बर्बादी हो रही थी, जिसकी वजह से बैकवर्डनेस आ गई इंडियन इकोनॉमी में। और देखिए यहां लिखा भी है ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, देखिए
उस टाइम क्या हो रहा था, इंडियन वेल्थ को कैसे बर्बाद करा जा रहा था। देखिए सबसे पहली बात, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पैसा आता था एक्सपोर्ट करके, जो भी पैसा आता था तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खूब खर्च करते थे। और क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च करते थे, जो वॉर लड़ते थे उसमें खर्च करते थे। देखिए ऑल्सो ह्यूज एक्सपेंस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो वॉर वगैरह को जो दूसरी कंट्रीज से लड़ते थे उनके बहुत उनका पैसा वो खर्च हो जाता था बंदूकें लेने में। तो ऑल दिस एक्सपेंस, और ये सारा एक्सपेंस कहां से मैनेज होता था, ये सारा एक्सपेंस जो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट के थ्रू जो पैसा आ रहा है उससे ये सारा खर्चा कवर अप करा जाता था। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब इंडियन वेल्थ का क्या हो रहा था, खूब ड्रेन हो रहा था, बहुत कायदे से ड्रेन हो रहा था, खूब कायदे से बर्बादी हो रही थी। ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।